हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 के सहायक पुस्तिका कृतिका से लिया गया पहला पाठ माता का आंचल। इस पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय जी। लेखक ने माता का आंचल पाठ में सैसव काल के क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, जिसमें माता पिता के स्नेह तथा शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को उद्धृत किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हों, किंतु आपदाओं में माँ के आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक हम सभी को क्या बताने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पाठ का सारांश क्या है, क्या कहना चाह रहा है लेखक इस पाठ के माध्यम से। लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। माता से उसका सिर्फ दूध पीने तक का संबंध था। पिता ही उसे नहला धुलाकर पूजा पाठ करने बैठाते, साथ ही खाना खिलाते, माथे पर भभूत का तिलक लगाते। सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो नहीं थी, उन पर भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाया करता था। पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर उसे पुकारते थे, जबकि लेखक का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो लेखक उनके पास बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। पिताजी के देखने पर शर्मा कर आईना नीचे रख देता था और यह देखकर पिताजी भी मुस्कुरा देते थे। तो किस प्रकार से एक बच्चे का अपने पिता के साथ जो दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप है उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी राममाला बही में राम राम लिखते। राम नामा बही क्या होती है? एक कापी जैसा होता, कापी होती है जिसमें पिताजी राम राम लिखते थे। इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते। ये कौन करता था? ये लेखक के पिताजी करते थे। बालक जो भोलानाथ था उसके पिताजी। उस समय लेखक उनके कंधे पर बैठा होता था। पिताजी की गोली फेंकना देखकर बालक हंसने लगता था। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर लेखक को झूला झुलाते थे। कभी कभी उससे कुश्ती लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे और उसकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। कौन? जो बालक था, वो अपने पिताजी की छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। पिताजी मूछें छुड़ाकर हंसते हुए बालक को चूम लेते थे, प्यार से बालक को चूमने लगते थे, मुझसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। बालक बता रहा है कि पिताजी बालक से खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था। लेखक कौन? वही बालक। एक खट्टा चुम्मा, दूसरा मीठा चुम्मा देते तो मूछें गड़ा देते थे। बालक झुंझला पड़ता था और पिताजी बनावटी रोना रोते थे और बालक पुनः खिलखिलाकर हंसने लगता था। किस प्रकार से पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। फूल का कटोरा, फूल एक प्रकार की धातु है जिससे बना हुआ कटोरा होता था। जैसे अब आजकल स्टील के बर्तन चलते हैं, ऐसे पहले के समय में तांबे, कांसे और फूल के बर्तन चलते थे। माँ और खिलाने की हट करती थी।
माँ पिताजी से कहती कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। 4-4 दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि उसने बहुत खा लिया है। बच्चे को भर भर मुंह खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। माँ खिलाती और कहती कि यह तोता के नाम का कौर है और यह कबूतर के नाम का कौर है। ऐसे बालक को बहुत सारा खाना माँ खिला देती थी प्यार ही प्यार में। और इसके बाद पिताजी खेलने के लिए कहते। बालक उठकर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता, साथ में पिताजी भी जाते। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और बच्चे के सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। बच्चा छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उबट कर ही छोड़ती, मतलब माँ पूरी तरह से उसकी मालिश करके ही उसे छोड़ती। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया की तरह तैयार करती और बालक सिसकता रहता। पिताजी गोद में उठाकर बाहर लेकर चले जाते। जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते हुए बच्चों के झुंड को बालक देखता, वह सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता और तरह तरह के नाटक करने लग जाता। वहीं चबूतरे के एक कोने में सब खेल खेलते। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंबे बनाते, कागज का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़े से बतासे बनाते और दुकान सजाते। इस प्रकार से बच्चे खेल खेलते। उन्हीं ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते। ये बच्चों में ही खरीदार होते और उन्हीं में से कुछ बच्चे दुकानदार बनते। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाते। रेत की मेड़ की दीवार बनती, टिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, पानी का घी, बालू की चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर ज्योनार तैयार किया जाता। ज्योनार क्या? खाने की चीज़ें। हम ही बच्चे पंगत में बैठते। बालक बता रहा है कि जब वहाँ पर दावत होती तो पंगत में कौन बैठता? हम बच्चों की जो टोली होती थी वही पंगत में बैठती। पंगत में धीरे से आकर बाबूजी भी बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग उठते थे। वह भी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते थे और पूछते, फिर कब होगा भोज? भोलानाथ से पूछते, लेखक से पूछते कि दोबारा भोज कब होगा, तो मैं फिर आऊँ? पिताजी ऐसा पूछते थे। कभी बच्चे बारात निकालते। ये छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए कभी बारात निकालते। कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठली को घिसकर सहनाई बनाते। बच्चों में से ही कोई दूल्हा, समधी आदि बनते थे। बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी। जिस कोने पर बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया जाता था। लाल कपड़े से ढककर एक पालकी में दुल्हन बैठा दी जाती थी। बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को उठाकर देखते थे तो बच्चे हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। बस चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ा चुपकर बांध लटका दिया जाता है। ये जो कुल्हड़ होता, 2 लड़के बैल बनते, पानी खींचते, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते, मेहनत से खेत जोते बोए जाते। फसल तैयार हुई, हाथों हाथ काट लेते बच्चे अपनी फसल को, उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंदते, मिट्टी के बने कसोरे में से उसे ओसाते मीन्स उसकी धूल निकालते। मतलब अपना अनाज जिस प्रकार से किसान तैयार करता है उसी प्रकार से खेल ही खेल में बच्चे
अपनी फसल को साफ करते ओसाते उसे। मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तौल कर राशि तैयार कर लेते, मतलब बंटवारा कर लेते जो भी अनाज पैदा होता। ये सब झूठ मूठ के खेल होते थे उस समय के बच्चों के। भाई उस समय ये वीडियो गेम और इस तरह के गेम तो थे नहीं, मोबाइल और लैपटॉप इससे खेलने को नहीं था उनके पास, वो इन्हीं सब सामानों से खेलते थे। बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ? उसी समय बाबूजी वहाँ आ जाते और बच्चों से पूछते कि भोलानाथ इस बार खेती कैसी रही? हम सब राशि छोड़कर भाग उठते। इस तरह खेल खेलते देखकर बटोही भी रुक जाते। बच्चों को इस प्रकार खेल खेलते देखकर लेखक कह रहा है कि जो राह चलने वाले लोग होते थे वे भी रुककर उनका खेल देखने लगते थे। अब यहाँ पर लेखक बता रहा है कि अगर कभी किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते थे तो खूब जोर से चिल्लाते थे हम बच्चे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी, इस प्रकार की बातें कहते थे। एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े बर ने सभी बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खूसट खबीज की सूरत लेखक को अब तक याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, मतलब इतना बूढ़ा सा दूल्हा, जैसे शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा। लेखक बता रहा है कि ऐसे शक्ल का जो दूल्हा था उस शक्ल का आदमी उसने कभी नहीं देखा। एक बार जोर की आंधी आई और सब बच्चे आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादलों से ढक गया था, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन को छूने लगे। सभी बच्चे चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। मतलब इस प्रकार से कह के बच्चे कहना चाह रहे थे कि बारिश ना हो, लेकिन वर्षा ना रुकी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। बच्चे पेड़ों की जड़ से सट गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आए। अब सब बच्चे डरकर भाग चले। उसमें से एक बालक बैजू, जो कि बहुत ढीठ था, ढीठ मीन्स बहुत बदतमीज टाइप का था, उसे किसी बात से डर नहीं लगता था। सब बालक और लेखक और उसके साथी सब भागे जा रहे थे। संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू जो ढीठ बच्चा था उसने मूसन तिवारी को चिढ़ाना शुरू किया। उसने कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और जो और बच्चे थे उन बच्चों ने भी सुर में सुर मिलाना शुरू किया और सब बच्चे यही कहकर कर चिल्लाने लगे। मूसन तिवारी बच्चों के पीछे दौड़े और बच्चे अपने अपने घर की ओर भाग चले। बच्चे जब उन्हें नहीं मिल पाए तो तिवारी जी कहाँ गए? पाठशाला गए और वहाँ से गुरुजी से उन्होंने बच्चों को पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भिजवा दिया। जैसे ही बच्चों के घर लड़के पहुँचे वैसे ही लड़कों ने एक एक बच्चे को पकड़ लिया। अब बैजू जो कि शैतान था वो तो भाग गया, लेकिन जो लेखक है भोलानाथ पकड़ा। अब भोलानाथ की गुरुजी ने खूब सही से खबर ली। अब जैसे ही लेखक के बाबूजी को पता चला कि वो बेचारे पाठशाला दौड़े दौड़े आए, उन्होंने लेखक को गोद में उठा लिया, पुचकारा और रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा बालक ने भिगा दिया। अब गुरुजी से प्रार्थना करके बाबूजी लेखक को घर लेकर चले। रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिल गया। जिन लड़कों के साथ लेखक खेला करता था उनका पूरा ग्रुप मिल गया। वे जोर जोर से नाच और गा रहे थे। माई पकाई गरल गरल हलुआ, पुआ हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। इस प्रकार के पंक्तियाँ कह कहकर वो बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर लेखक जो था, जो कि अभी बालक था, वो रोना भूल गया, बाबूजी की गोद से उतर गया, लड़कों की मंडली में जाकर शामिल हो गया और एक साथ मकई के खेत में घुस गए और चिड़िया उड़ाने लगे। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। बच्चे ने चिड़िया उड़ाते
देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। इस तरह से बच्चे जब चिड़िया उड़ा रहे थे खेत में, तो गांव के लोग जो उन्हें देख रहे थे वो कहने लगे कि चिड़िया की जान जाए और लड़कों का, बच्चों का तो ये खेल है। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ऐसा किसने कहा? ऐसा जो लोग उन्हें देख रहे थे, गांव के आदमियों ने कहा। ऐसे ही एक बार की लेखक घटना बताता है कि एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे। हम कौन? बच्चे लोग चूहे के बिल में पानी डालने लगे। उससे चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया। उसी बिल से एक सांप निकल आया। अब बच्चे डर के मारे रोते चिल्लाते भाग चले, जहाँ तहाँ गिरे। सारा शरीर लहूलुहान हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। बच्चा रोता हुआ घर की ओर भागा। बाबूजी उस सारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, पर बच्चे ने जाकर सीधे माँ की गोद में शरण ली। उनके आंचल में जाकर छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी। माँ ने बार बार बच्चे से पूछा कि इतना क्यों डर रहे हो, क्या कारण है। कभी वो अंग भर कर दबाती, कभी बच्चे के अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई माँ। झटपट हल्दी पीसकर लगाई माँ ने। मैं सौ सौ करते हुए माँ के आंचल में छिपा जा रहा था। लेखक कह रहा है कि वह इस तरह से, उसके मुंह से सीधा सांप भी नहीं निकल पा रहा था। सौ सौ कहकर उसकी आवाज़ बंद हुई जा रही थी और माँ के आंचल में वो छिपता जा रहा था। घर में एक तरह से कोहराम मच गया। सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहते थे पर आंखें खुल नहीं रही थी। बच्चे के कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए, माँ की गोद से बच्चे को लेने लगे, पर माँ के आंचल की प्रेम और शांति के सदोवे की छाया बच्चे से छोड़ी ना गई। तो इस पाठ के माध्यम से देखिए, बच्चा चूँकि अपने पिता से बहुत ही घुला मिला था, ज़्यादातर समय वो अपने पिता के साथ बिताता था। लेकिन क्या हुआ, जब बड़ा संकट आया, हर छोटी बात के लिए वो अपने पिताजी से कहता था, लेकिन जब बड़ा संकट आया तो उसने क्या किया? सीधे जाकर माँ के आंचल में छिप गया। इसके माध्यम से लेखक हमें बताना चाह रहा है कि एक शिशु अपनी माँ के गोद में, माँ के आंचल में अपने आप को जितना सुरक्षित महसूस करता है, उतना अन्यत्र कहीं भी स्वयं को सुरक्षित नहीं महसूस करता। यही माता के आंचल कहानी शीर्षक का संदेश है।